अच्छा जी। हमने कल स्टार्ट किया था हमारी डॉम जो है वो हाफ हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, और हाफ हमने लास्ट अपनी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें स्टार्ट की थी। उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। हमने स्टार्ट किया था मॉडिफाई से। हमने एक्सेस किस तरीके से करते हैं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में, उससे पिछली वाली क्लास में देखी थी कि हम किस तरह चीज़ों को उठाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। हमने उसमें क्वेरी सिलेक्टर देखा था, क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखा था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफायर आईडी देखा था यहाँ पे हमने। फिर कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टीज देखी थी, चिल्ड्रन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या होता है, प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक किससे था? एक्सेस करने से, किसी भी एलिमेंट को उठाना है कैसे जावास्क्रिप्ट में। अब बात है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफाई के अंदर हम लोगों ने ये देखा था भाई कि अगर मुझे किसी का टैक्स अपडेट करना है तो हमने दो तरीके देखे थे, एक था टैक्स कंटेंट, एक था इनर टेक्स्ट। यहाँ तक सारी बातें हो गई थी। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि बेसिकली अगर मैं खुद का कोई एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक एम्प्टी डिव है, अगर मैं चाह रहा हूँ मैं अपने उसके अंदर खुद से कोई एलिमेंट क्रिएट करूँ, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्रिएट एलिमेंट के नाम से। उसमें क्या होता है, पहले हम अपने एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और ये अपनी मर्जी से नहीं क्रिएट कर सकते। जो HTML के डिफॉल्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, जो आपने HTML में पढ़े हैं एलिमेंट, वो ही सारे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं कि अपने नाम से कोई बना दिया अपना, वो नहीं कर, इस तरह नहीं कर सकते हैं। ये ES5 का है, ये ES5 का तरीका लिखा हुआ है मैंने यहाँ। सही है, दिख नहीं रही स्क्रीन क्या? बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा, इतना सही है बस। ठीक है, ये तरीका था। अब इसमें क्या था, इस तरीके से अप्रोच में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्या है, कोड बढ़ गया था। मुझे एक अगर एलिमेंट बनाना है तो मुझे 3 स्टेप करने पड़ रहे हैं। पहले स्टेप में उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब क्रिएट हो गया। सेकंड स्टेप में उसका टैक्स मैंने टैक्स एडिट किया, जो भी टैक्स था वो टैक्स इंसर्ट किया उसके अंदर, और थर्ड स्टेप में जहाँ मुझे उसको दिखाना है मैंने वहाँ पे अपेंड करवाना है। ये 3 स्टेप है। यही जो काम है वेरिएबल से भी करवा सकते हैं। वेरिएबल से कैसे करवाओगे? वेरिएबल का अगर एडिट करना है तो h2 कॉल करेंगे तो वेरिएबल कॉल हो जाएगा, और फिर जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, H2 ऐसे कैसे बनाओगे कैसे, ये पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ मैं खुद से बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ खुद से। ये एलिमेंट मौजूद नहीं है H2, ये पहले था नहीं वहाँ पे। ये H2 जो है ये था नहीं, मैंने खुद से क्रिएट करा है ये डायनेमिक जावास्क्रिप्ट से। तो ये वो चीज़ है। उसको HTML में कॉल करा HTML में ही मैं इसको यहाँ पे अपेंड करूंगा ना, यहाँ पे कंटेनर डॉट अपेंड, ये जाके HTML में ऐड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। HTML के अंदर कुछ भी नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट से भिजवाऊंगा मैं इसको वहाँ पे। हम्म, कंटेनर डॉट अपेंड मतलब कंटेनर के अंदर इसको इंसर्ट कर दो, जाके कंटेनर में जाके अपेंड हो जाएगा। वेरिएबल का क्या करोगे करवा के, वेरिएबल बचा के क्या करोगे? एक h2 वेरिएबल बना है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट बना हुआ है। अपना अगर कंटेनर में उसको डालता हूँ या इसको डालता हूँ तो काम तो सेम ही होगा ना। काम सेम ही होगा, लेकिन वेरिएबल का कोई सेंस नहीं बन रहा डालने का। क्या करोगे डाल के वेरिएबल? ये तो देखें, ये H2 जो है ना, ये इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर एक पूरा एलिमेंट रखा हुआ है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं इस H2 के बजाय ये पूरा उठा के यहाँ रख दूं, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये तो एक ही बात है, ऑब्वियस सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या फायदा, क्या फायदा ये है कि चीज़ें सेपरेट है। मैं अगर ये आप कह रहे हो मैं इसके बजाय ये ऐसे लिख दूं, कट करके ये ऐसे लिख दूं, ये नहीं, जो इनर टेक्स्ट है वो ऊपर वेरिएबल में आई एम हेडिंग। यहाँ पे लिख दूं इनर टेक्स्ट, ये इस तरीके से। हमारी जो आई एम हेडिंग स्ट्रिंग है ना हमारी, वो सिंपल हम वेरिएबल में देते हैं h2। तो कैसे दूंगा, दूंगा कैसे? देखो, ये अभी H2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ये जब होता है कि जब मैं यहाँ से एक चीज़ मेरे पास मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये H1 मौजूद है, मैं इसको उठा के इसका टैक्स करूँगा, टैक्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है HTML में। ये H2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले मैं इसको एग्जिस्ट करवाऊंगा, कि ज़बरदस्ती मैंने क्रिएट करा खुद से डायनेमिक, उसके अंदर मैंने फिर इसका टैक्स चेंज किया। टैक्स चेंज नहीं किया, टैक्स को ऐड किया। टैक्स नहीं था, खाली था। ये मैंने आपको आई थिंक दिखाया भी था, आई थिंक। ये मैं अगर इसको यहाँ ऑन करूँ ना, ये देखो यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, और मैं सिर्फ कंसोल करता हूँ यहाँ पे इस H2 को। कंटेनर कहाँ है मेरा? ये कंटेनर अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही है। ये H2 आ गया यहाँ पे। H2 देखो खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगर मुझे इसके अंदर टैक्स ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँ टैक्स? एक ही तरीका है ना टैक्स सिर्फ। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि उसके टैक्स को मैं वेरिएबल में स्टोर करूँ, वो डालूँ, ये तो नहीं कह रहे थे? यही कह रहे थे। तो
यानी कि किस फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आई एम हेडिंग 2 है, इसको आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, एक वेरिएबल बनाऊँ टैक्स के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये डाल दूँ ये, तो फिर आप वही करोगे ना, यहाँ पे h2 डॉट इनर टैक्स टैक्स कर दोगे। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा उससे भी काम, कोई डिफरेंस नहीं है। वो फर्क ये है कि आपने चीज़ों को अलग स्टोर करवा दिया, यहाँ पे मैंने स्टोर नहीं करवाया, डायरेक्ट काम कर दिया, वहाँ आप स्टोर करवाए काम कर रहे हो, डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों का आउटपुट सेम नहीं आएगा। भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर मैं इस तरह कर दूँ तो हो जाएगा मेरा काम। इस तरीके से मैंने क्या करा, इस हेडिंग को एक टैक्स में रख दिया और इस h2 के अंदर टैक्स डाल दिया। बात तो एक ही है ना, यहाँ टैक्स लिखूँ या डायरेक्ट उठा के ये लिख दूँ, एक ही बात है। सही है, कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। ये डॉम मेन चीज़ है, इसके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में जब भी आप बनाएंगे आप डॉम के थ्रू चीज़ें उठाते हैं, तो ये तो आपकी मेन चीज़ है। अभी h2 में टैक्स तो चला गया यहाँ पे, अब मुझे इसको दिखाना भी है UI में, तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ इसको अपेंड, कि कंटेनर के अंदर अपेंड करवा दो किसको, इस h2 को, जिसके अंदर सारा टैक्स वैक्स सब सेट कर दिया है मैंने। तो अब अगर आप यहाँ पर आएँ, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर मैं आऊँ कंटेनर के अंदर, ये मेरा कंटेनर है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एम्प्टी पड़ा हुआ है। मैं आके रिलोड करता हूँ यहाँ पे आके, अच्छा आया नहीं क्या, कहाँ आया भाई, ये कंटेनर है यहाँ पे, नहीं ना, आया ही नहीं है भाई ये तो, कुछ मिस्टेक हुई है लग रहा है। h2 का अंदर टैक्स कहाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे h2 ही आएगा। एक सेकंड, अभी अगर मैं इसको कंसोल में पता लग जाएगा यहाँ पे कि अपेंड हुआ ही नहीं हुआ। h2 बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा भाई, टैक्स एक एम्प्टी वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे, और h2 के अंदर टैक्स सेट कर दिया इसको मैंने, और वही कंसोल करवा के देखते हैं इसको। ये h2 तो आ गया यहाँ पे। कंटेनर इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, कंटेनर डिफाइन नहीं है हमारा, कंटेनर डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है भाई, क्लास कंटेनर है इसकी, और मैंने, ओके, कंटेनर मैंने उठाया हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा भाई, कंटेनर को मैंने कमेंट किया हुआ है ना यहाँ पे, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है मैंने, अब आ जाएगा। देखिए जब भी इस तरह एरर तो भगे ना, कंसोल लिखा करें लाजमी, जब भी जावास्क्रिप्ट से डील कर रहे हैं कंसोल देखें, कंसोल जो भी है आपका मसला है कंसोल पे आ जाएगा। आ गया, इसके अंदर ऐड हो गया अभी, है क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा था, एक दो चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे, गैर एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। सही है, ये क्या चीज़ें थी, किसी को पता है? गैर एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। HTML के अंदर एट्रीब्यूट किसे कहते हैं हम, ओपनिंग टैग के ऊपर, मैं किसी भी ओपनिंग टैग के ऊपर अगर कोई इस तरह की चीज़ लिखूँ कि मैं पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, फिर इक्वल टू डाल के दूसरी चीज़ लिखूँ यहाँ पे, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। अब वो क्लास भी हो सकता है, वो SRC भी हो सकता है, वो ALT भी हो सकता है, जितनी भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे चीज़ें उन्हें क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट। और इक्वल टू के राइट साइड पे जो चीज़ है वो क्या है उस एट्रीब्यूट की, वैल्यू, वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं, वैल्यू। लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट पे जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू के राइट पे जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी का एट्रीब्यूट गेट करूं, तो उसके लिए आप गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करते हो, ये आपका एक फंक्शन है, हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंटेनर बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई कंटेनर का मैं मुझे ये चेक करना है भाई मेरे कंटेनर इसके ऊपर क्या क्लासेस लगी हैं, मुझे चेक करना है। और अब इसका ना यूज केस बहुत जगहों पे आपके पास आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई वेबसाइट पे आप गए, ठीक है, आई होप देखा होगा आप लोगों ने, आपको वेबसाइट का नॉर्मली एक हेडर बना हुआ है सिंपल सा, अब जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं हेडर नीचे आ जाता है फौरन से, या हेडर डार्क हो जाता है, इस तरह की कोई चीज़ें आपने देखी होंगी। स्टिकी नैप बार की बात नहीं कर रहा मैं इस तरह कुछ लोग स्टाइलिंग करते हैं कि हेडर डार्क हो जाता है स्क्रॉल करते हैं, फिर जब वापसी स्क्रॉल ऊपर करते हैं तो हेडर नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाता है, इस तरह होता है। या इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल स्लाइडर तो नहीं कहेंगे उसको, हाँ स्लाइडर भी कह लें आप, यानी कि हमें बहुत से इस तरह के तरीके होते हैं। या उसको भी छोड़ें, आपने कभी देखा होगा आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह किसी वेबसाइट फिल कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे गलत डिटेल डालते हैं और सबमिट करते हैं तो वो फील्ड रेड हो जाती है,
वैलिडेशन होती है, तो वो काम सारा कैसे होता है, वो हम इन्हीं गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट को यूज करके कर रहे होते हैं। किस तरह होता है काम, पीछे जावास्क्रिप्ट में लोग उन्होंने वैलिडेशन बना के रख दी कि भाई अगर ईमेल आ रही है उससे अगर @ नहीं हो तो उसको रेड बॉक्स दिखा देना। अब ये रेड बॉक्स आ कैसे रहा है आपके पास, उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक CSS के अंदर एक क्लास बना के रख दी एरर के नाम से और उसको स्टाइल कर दिया। ठीक है, एक एरर के नाम से क्लास बना दी, उसको स्टाइल कर दिया यहाँ पे। अब उन्होंने पीछे कोड में जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगाता है, ये सबका मिक्सर काम हो रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब एक साथ चल रही है। अब वो जावास्क्रिप्ट के पीछे कंडीशन लगाते हैं कि भाई जब यूजर फॉर्म सबमिट करने आए इसका डेटा उठाओ इनपुट से, अगर इसके ईमेल वाले इनपुट का जो डेटा है उसके अंदर @ नहीं है तो जो इनपुट की फील्ड है ना उसके ऊपर वो क्लास भिजवा देता है जावास्क्रिप्ट से। जैसे इसके ऊपर वो क्लास जाती है एरर की, तो उसमें उस इनपुट बॉक्स के ऊपर एरर की स्टाइल लग जाती है सारी की सारी। और वो क्लास जो भिजवाते हैं ना वो कैसे भिजवाते हैं, वो भिजवाते हैं इससे सेट एट्रीब्यूट से, कि हम एक एट्रीब्यूट सेट करवा देते हैं वहाँ पर कि भाई ये एट्रीब्यूट सेट हो जाए। अभी इसके यूज के आपको टाइम टू टाइम समझ में आते रहेंगे, आगे जब प्रोजेक्ट करेंगे अभी बस समझ लें कि करता क्या है। ये बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, हमेशा इसको हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट को। कोई डायनामिक अगर आपने क्लास भिजवानी है तो वो काम किस तरीके से होता है, वो काम ऐसे होता है यहाँ पे। सही है, या इसको भी छोड़ें, आप कभी देखा होगा आपने वेबसाइट के ऊपर जो मोबाइल पर टॉगल आ रहा होता है, नैव बार टॉगल में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जो भी नैव बार खुलता है फिर एक क्रॉस, वो क्लिक क्रॉस बन जाता है, फिर क्रॉस पे क्लिक करते हैं वो दोबारा से मेन्यू बन जाता है। वो काम कैसे होता है, वो काम भी यहीं से होता है। हम क्लास भिजवाते हैं उसको फिर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं CSS के अंदर, वो भी है, वो पढ़ेंगे वो भी इसके अंदर हम अभी। अच्छा भाई, अभी बेसिकली इसका यूज केस क्या है, होता क्यों है भाई, मैंने आपको बता दिया कि हम कोई अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंटेनर है, मैं चाह रहा हूँ कंटेनर के ऊपर चेक करूँ कितनी क्लासेस लगी है मेरे पास, तो मैं क्या चेक करूंगा, आपको पता है क्लास क्या है, एक अदद एट्रीब्यूट है। आप सिंपल इसमें यहाँ से उठा लोगे, आप बोलोगे यहाँ पे सिंपल कंटेनर और मैंने लिखा कंटेनर डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब गेट एट्रीब्यूट आपसे एक चीज़ लेता है एट्रीब्यूट का नाम, कि भाई मुझे बताओ किसकी वैल्यू आपको चाहिए, मैंने लिख दिया भाई क्लास। अब जब मैं इसको यहाँ पे करवाऊंगा कंसोल, जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सही है। अच्छा जी, कोई सवाल यहाँ पे, क्लियर है। अब अगर मुझे किसी की आईडी गेट करनी है तो मैं कैसे गेट करूंगा, आप सिंपल यहाँ पे आया, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईडी दी हुई है, इसको मैंने आपको चेक करना है कि इसमें आईडी क्या है, आप सिंपल यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट का नाम दे देंगे बस, सिंपल और इस दैट और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आऊँगा मुझे इसकी आईडी मिल जाएगी, सही है। आपने अक्सर देखा होगा किसी, अगर आपने कोई आपका किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कभी आपका वास्ता पड़ा हो, वहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है, नीचे ना उस प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट कलर की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट है अगर, तो नीचे उसके नीचे एक मल्टीपल टी शर्ट्स की उसी कलर, वही टी शर्ट मल्टीपल कलर्स में आ रही होती है। आप क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर की टी शर्ट डिस्प्ले हुई है, नीचे अगर आ रही है रेड ब्लू, आप ब्लू पे क्लिक करते हैं वो ऊपर वाली ब्लू बन जाती है। कभी देखा इस तरीके से, वो काम भी यहीं से होता है। कैसे होता है, असल में वो क्या होता है कि आई थिंक यहाँ पे अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका। मैं बता रहा हूँ कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए जैसे ये है, सही है। अब यहाँ पे ये इमेज दिख रही है आपको, अब मुझे चेक करना है इसके बैक साइड क्या है, आ गई बैक साइड ऊपर। ये कैसे हुआ काम, ये काम इसी से हुआ। अब किस तरह हुआ जरा कोई मुझे बता सकता है, अगर आपके दिमाग में अभी तक जितना आपने पढ़ा है आपको क्या समझ में आएगा, काम कैसे हो जाएगा। नहीं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस पे क्लिक करने पे ये चीज़ यहाँ पे कैसे गई, ये सवाल है बस मेरा। तो उसको क्या पता क्या दिखाना है। चलो कह सकते हैं, लेकिन इसमें पता है हुआ हुआ क्या है, इससे भी और आसान अप्रोच क्या है, मैंने इसके क्लिक के ऊपर गेट एट्रीब्यूट से इसका जो इमेज का एसआरसी है ना वो निकाल लिया बाहर, तो इससे मुझे क्या मिला, इमेज का यूआरएल मिल गया। अब क्या करा, इस पे जाके उसको सेट एट्रीब्यूट करवा दिया, खत्म कहानी। इतनी सी एक लाइन का कोड है बस इसका, इतना सा। उससे भी कर सकते हो आप, वो नहीं आ रहे हो आप, सिंपल किसी भी क्लिक पे उससे वो उठा लो सिंपल, और एक ही लाइन में भिजवा दो, वायरे की जरूरत ही नहीं है एरे वैरे में जाने की।
सिंपल आपको आई थिंक समझ में आपके लॉजिक आ गई होगी। सिंपल मैंने क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक पे मैंने इसका मुझे एट्रीब्यूट मिल गया। कौन सा? एसआरसी का। एसआरसी में क्या होता है? इमेज का यूआरएल होता है। और बस मैंने क्या करा, मैंने भाई जैसे ही इस पर क्लिक करा, उठाया और यहाँ रख के भिजवा दिया, सेट कर दिया। बस इतना सा काम है इसमें। एक लाइन का कोड है, ये पूरी फंक्शनलिटी एक लाइन कोड से चल रही है आपकी। और ये अक्सर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट में देखी होगी, फंक्शनलिटी होती है भाई। तो ये इसकी बड़ी अहमियत है भाई, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट तो हमने बता दिया। अब सेट का मैं आपको बता दूँ सेट किस तरह होता है भाई। मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एट्रीब्यूट सेट कैसे करेंगे? अभी यूएल है, मुझे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई डायनामिक क्लास भिजवाऊँ। क्लास तो नहीं यहाँ पे मैं भिजवाना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे भिजवाऊंगा? यहाँ पे मैं पहले यूएल को उठाऊंगा यहाँ से, इसकी आईडी से सेट करवानी है, यानी मुझे ना अभी है नहीं, मुझे भिजवानी है, सेट करवानी है मुझे इसकी क्लास अपने पास। तो मैं सबसे पहले इसको उठाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके कॉन्स्ट यूएल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे यूएल। सही है। पहला स्टेप होता है हमेशा चेक करें कि चीज़ जो आपने करी है वो उठी, गेट हुई है नहीं हुई है। यूएल आ चुके हैं बस। ठीक है, अब यूएल में मुझे क्लास सेट करवानी है एक। मुझे क्या करवाना है? एक क्लास सेट करवानी है यूएल का। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ, उससे आपको जो मैंने अभी बीच में बात कर रहा था, इनपुट वाली बात कर रहा था मैं आपको, तो थोड़ा समझ में आएगा ये काम होता है कैसे। अब जो लोग थोड़ा फोकस से समझ रहे होंगे उनको पता लग जाएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना एक और फाइल बनाऊँ CSS की। यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ पे आके एक काम करता हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यूएल क्लास का। लिंक करना पड़ेगा ना, पहले करते हैं लिंक। ठीक है, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये यूएल है। अगर मैं इस यूएल को आके एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं ब्लू, तो कलर लग रहा है इट मीन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कहा कि बैकग्राउंड कलर दे दो भाई ब्लू। मैंने यहाँ पे एक क्लास रख दी बना के। ठीक है, और इस फाइल को मैंने उठाया, देखिएगा मैं करके आ रहा हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे आके लिंक कर दिया, लिंक कॉलन CSS डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये फाइल लिंक हो गई हमारी। इतना तो पता है ना CSS के अंदर कैसे होता है काम। ये फाइल लिंक कर दी है मैंने। क्या कुछ अप्लाई हुआ अभी तक? क्योंकि भाई ये तो मैंने क्लास बनाई है, क्लास मौजूद है यूएल पे, जो क्लास है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने बना के रख दी CSS के अंदर। अब मैं डायनामिक सेट करवाऊंगा इसको यहाँ पे। ठीक है, कैसे भाई? अभी आपने इवेंट्स नहीं पढ़े ना, इवेंट्स नहीं पढ़े ना अभी आप? ओ, फिर प्रोजेक्ट से पहले आपको इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसका मतलब। ये एक इवेंट बता दूंगा छोटा सा, क्लिक और सबमिट, 2 इवेंट बता, चलो देख लेंगे वो जो भी हैं। थोड़े से नहीं है भाई, क्या हो गया? अच्छा भाई, अब मैंने क्या कहा कि भाई यूएल डॉट, मुझे क्लास भिजवानी है ना वहां पे, तो क्या यूज करूंगा? सेट एट्रीब्यूट। क्लास का एक एट्रीब्यूट है, और जो क्लास भिजवानी है वो उसकी वैल्यू होगी। ऑब्वियसली बात है, सेट एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा सेट एट्रीब्यूट। सही है। अब सेट गेट एट्रीब्यूट आपसे लेता है एक चीज, गेट एट्रीब्यूट आपसे एक चीज लेते हैं कि भाई आप एट्रीब्यूट का नाम दो, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ये आपसे लेते हैं 2 चीजें, एक एट्रीब्यूट का नाम और उसके अंदर क्या वैल्यू आप रखना चाह रहे हो वो भी बताओगे इसमें यहाँ पे। तो मैंने भाई पहले यहाँ पे दिया क्लास के, भाई मैं क्लास नाम का एट्रीब्यूट रखना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, और इसके अंदर मैं क्या दूंगा? इस क्लास का नाम दे दूंगा उठा के। अब आपको बात समझ में आ गई कि थोड़ा बहुत कि किस तरीके से वो चीजें आ रही होती हैं। वो पता है क्या करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है ना, वो उस फॉल्स के ऊपर, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो वैलिडेशन आपने प्रॉपर नहीं की होगी, आपने @ अगर ईमेल में नहीं लगाया, वो क्या होगा, ये क्लास भिजवा देते हैं इनपुट के ऊपर, तो फौरन से आप सबमिट करने आते हो, फौरन से इनपुट फील्ड ऐड हो जाती है। वो ऐसे हो रहा होता है काम, पीछे वो क्लास भिजवाते हैं सारे। सही है, इस तरीके से काम। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होता है काम। अब देखें जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ डॉट नहीं डालेगा क्योंकि एक पता है क्लास ना, यहाँ पे देखें, ये मेरे लिए यूएल एक CSS क्लास है, मेरे लिए क्लास है। जावास्क्रिप्ट के लिए क्लास नहीं है। जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, प्लेन टेक्स्ट है बस, उसके लिए प्लेन स्ट्रिंग है ये। तो मुझे पता है ना कि भाई अगर ये क्लास ऐसे, अगर यहाँ रखे लिखा, अगर HTML पे क्लास इक्वल टू ये लिख दिया गया तो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट को थोड़ी पता है बात, उसकी तो प्लेन टेक्स्ट है सिर्फ ये। मैं यहाँ पे आया, जैसे ही मैं रीलोड करूंगा, हाँ वैल्यू है, वैल्यू है। देखें आप यहाँ पे, अगर मैं आऊँ, ये देखें, ये इसका सिंपल एट्रीब्यूट है क्लास जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये वैल्यू है सिंपल। लेकिन मेरे लिए ये क्लास और एक पूरी स्टाइलिंग की क्लास बन गई मेरे लिए।
तो देखें ये डायनेमिक अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर हुआ ये सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट क्या होता है। अब ऐसे ही इनपुट का सिनेरियो भी होता है जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो भाई ये होता है गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। जहाँ एलिमेंट पे लगाइए, जहाँ आपको लगानी है वहाँ लगाइए आप। एलिमेंट पे ही लगाओगे ना आप, क्लास कहाँ लगाओगे। सेट एट्रीब्यूट का है मैंने। तो एट्रीब्यूट लिया अगर हमने तो एलिमेंट पे लगी ये है या एलिमेंट ही लिया है। हमने एलिमेंट नहीं लिया, मैंने कहा एलिमेंट के ऊपर ये एट्रीब्यूट जाके सेट कर दो। मैंने कहा कि इस यूएल को उठाया पहले मैंने कहा कि इस यूएल के ऊपर ये वाला एट्रीब्यूट जाके सेट कर दो। अब वो मेरे लिए क्लास बन गई, लेकिन जावास के लिए प्लेन टेक्स्ट है सिंपल, उसके लिए ये भी टेक्स्ट है, उसके लिए ये भी टेक्स्ट है, लेकिन ये मेरे लिए टेक्स्ट नहीं है, मेरे लिए क्लास है ये सीएसएस की। एचटीएमएल के लिए भी क्लास है, तो उसके स्टाइलिंग अप्लाई होगा जाके। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा जी, अब एक और चीज, अभी हमने ऐड करने का तरीका जो है ना, एक यहाँ पे मैंने शायद मिस कर दिया। अच्छा ये बता चुका हूँ मैंने, एक्चुअली बता दिया आपको मैंने, ये बता चुका हूँ ना ये। भाई कुछ भी नहीं है, सुन लो। TS5 में अपेंड होता है, ये मैंने बताया था कि 3 स्टेप में काम हो रहा है। यहाँ पे आपका एक ही लाइन में काम हो जाएगा। आप सिंपल करोगे कंटेनर के आगे आप इस इनर HTML लिखोगे और पूरी अपनी HTML उठा के यहाँ रख दोगे। याद रहे इनर HTML में लिखा हुआ ये HTML, इट मीन्स ये आपको एक HTML एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आप खाली टैग्स नहीं रखोगे, आप HTML के टैग यूज करोगे यहाँ पे। तो ये 3 स्टेप में मैं काम कर रहा था, पहले क्रिएट कर रहा था, फिर सेट कर रहा था उसका टैक्स, फिर उसको अपेंड करवा रहा था। ये 3 स्टेप की वजह एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा। तो ये 6 के अंदर आया था। जरूरी नहीं है आप HTML का मतलब HTML आप स्ट्रिंग दे दो सिर्फ। बैकटिक्स का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा, भी नहीं आ रहा, आगे आएगा वो। लेकिन बैकटिक्स एक अलग कहानी है पूरी। HTML का ताल्लुक उससे कोई ताल्लुक नहीं है बैकटिक्स। स्ट्रिंग तो दिया है मैंने स्ट्रिंग तो दिया है ये। शुरू में बैकटिक्स ही दिया था, जैसे अगर हम उस पे जाएंगे, अल्टीमेट उसी पे जाएंगे हम इस पे नहीं रहेंगे, हमें जाना उसी पे। लेकिन मैंने ये बताया इसलिए कि बैकटिक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग कहानी है बैकटिक्स, लेकिन हमें जाना उसी पे ही है अल्टीमेट फ्यूचर में। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, आपको बता दिया भाई। अब एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे, क्लास लिस्ट। ये क्या चीज़ होती है। अच्छा एक मैं आपको यहाँ चीज़ और दिखाऊँ। अच्छा वो अभी मुझे याद आ गया, ये मैं यही काम ना एक क्लास ऐड करवाने वाला काम मैं करता हूँ इस कंटेनर के ऊपर। अभी तो देखिए मैंने यूएल पे एक क्लास नहीं थी, मैंने भिजवाई क्लास। अब क्या होगा अगर पहले ही वहाँ क्लास है, तब 2 काम होंगे। या तो ये पूरी ओवरराइड हो जाएगी, मेरी वाली क्लास लग जाएगी इसकी जगह। ये तो मसला है भाई, ये तो मसला है ना। पूरी पहले की जो एक क्लास है, हो सकता है मैंने उनको कोई स्टाइल दिया वो उन क्लास को पकड़ पकड़ के, वो तो सब गायब हो जाएगा यहाँ से। या तो ओवरराइड हो जाएगा या इसके आगे आके अपेंड हो जाएगा। ये चेक करते हैं कि अगर मैं इसके थ्रू क्लास भिजवाता हूँ सेट एट्रीब्यूट के जरिए, तो बाकी क्लासेस ओवरराइड होती हैं या अपेंड होती हैं। ठीक है, ये जरा चेक करते हैं सबसे पहले। भाई मैं इस यूएल के बजाय, अच्छा एक सेकंड, इसको मैं कॉपी निकाल लेता हूँ इसकी। मैं यहाँ आता हूँ, कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, डॉट कंटेनर और क्यूरी सेलेक्टर। सही है, कंसोल कर लो भाई, कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है। क्या चीज, क्या चीज, तो एक ही तो है, तो एक ही सिलेक्ट करवाना है मुझे। हाँ हाँ, क्लासेस की कहाँ से बात आ गई। मुझे सिर्फ कंटेनर उठाना है, क्लास कहाँ से आ गई अभी। मैं तो सिर्फ एलिमेंट उठाना चाह रहा हूँ ना भाई, ये भूल गए ये चीज़ें, पहली क्लास में पढ़ाई थी भाई ये तो मैंने, ये याद है, भूल गए सब, याद है ना ये। ओ भाई क्या हो गया, ABCD भूल गए तुम लोग। ये तो सिर्फ मैंने इसको गेट किया कंटेनर को बस। सही है, अब मुझे चेक करना है इसके ऊपर कितनी क्लासेस लगी मैं, तो क्या चेक करूंगा भाई। भाई क्या अभी तो बताया है,
गेट एट्रीब्यूट चेक करूंगा, सिंपल। सही है, ऐसी है, समझ में आ रहा है, सर पे से जा रहा है सब? ये बताओ पहले तो। गेट एट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे चेक करना है कितनी क्लासेस लग रही हैं। अब मुझे क्लास ऐड करवानी है सीधी सीधी यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं बोलूंगा भाई कंटेनर में जाओ और सर एट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे क्या चीज, क्लास, और ये मेरी क्लास है यूएल क्लास। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ओवरराइट होगा या अपेंड होगा? ओवरराइट होगा, ओवरराइट, अपेंड। तो नहीं मारने, सोच के जवाब देना कोड को देखते हुए। या लिखा हुआ है सामने, क्या होगा? ES5 ES6 का चक्कर नहीं है इसके अंदर। ये नहीं, वो मैंने बताया था इसके अंदर इनर HTML और अपेंड के अंदर, ये तो अलग कहानी है। ये सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट एक अलग चीज है। ES5 और ES6 मैंने बताया था आपको इनर HTML के लिए और अपेंड के लिए। नहीं भाई, ऐसा कब बोला मैंने? ये तो अलग कहानी है। ओवरराइड होगा, मेरे हिसाब से अपेंड भाई मैं इस अपेंड की बात नहीं कर रहा, मैं ये अपेंड नहीं कह रहा, मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ अपेंड। ऐड कह लो भाई, अपेंड छोड़ो। मैं पूछ रहा हूँ कि पुरानी वाली चीज जो है उसी के साथ, उसमें क्या बोलूँ मैं, इंसर्ट कर देगा या ओवरराइड कर देगा? अपेंड भी हटा दो, ओवरराइड करेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सामने, क्या करेगा चेक करते हैं। मैं आता हूँ कंटेनर पे, अपने कंटेनर का मेरा ये रहा, ठीक है। क्या किया इसने, ओवरराइड कर दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये कहेगा भाई मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस एलिमेंट पे जाओ, ये गया इस एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ पे एक क्लास नामी एट्रीब्यूट को ऐड करो। अब पहले ही क्लास मौजूद है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइड करके दोबारा से नया क्लास का एक एट्रीब्यूट ऐड करेगा और उसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर देगा। तो इट मीन्स कि ओवरराइड हो गया। ये तो मसला है भाई, सब चले गई। ये तो बिल्कुल ऐसी है, क्लास जो पुराना वाला उसको हटाएगा, नया एट्रीब्यूट ऐड करेगा क्लास का, और जो वैल्यू है फिर वो ऐड कर देगा। तो ये तो मसला है, हैं? नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसी ओवरराइड हो जाता है वो। मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो, एट्रीब्यूट नहीं दे सकते, एट्रीब्यूट एक ही होगा। ये तो भाई मसला है बहुत बड़ा। तो अब ये ऑब्वियसली बात है, इसका भी ऑल्टरनेट भी कुछ होगा। अब इसका ऑल्टरनेट आ गया भाई मार्केट में, ये तो मसला बन रहा था भाई, पुरानी चीज़ें सब रिमूव हो रही थी। इसके बाद एक नई चीज़ आई। अच्छा एक यहाँ पे मैं आपको और बताता चलूँ, चीज़ें याद आ रही हैं। एक तरीका तो मैं आपको बताया कि गेट एट्रीब्यूट से आप क्लास देख सकते हो किसी भी चीज़ की। एक तरीका और है क्लास देखने का, वो क्या है, आप आके यहाँ पे लिखो कंटेनर डॉट क्लास नेम, इससे भी आप सारी क्लासेस चेक कर सकते हो। मैं अगर कंसोल करूँ ना इसको यहाँ पे, क्लास नेम, और इससे आप कोई क्लास सेट भी करवा सकते हो। अच्छा ये सिर्फ देखिए, सेट एट्रीब्यूट जो है ना वो जर्नल है, वो क्लास के लिए नहीं बना हुआ। आप वहाँ कुछ भी एट्रीब्यूट रख दोगे वो उसमें ऐड कर देगा। ये क्लास नेम बना सिर्फ जर्नल क्लास के लिए। कंटेनर हेडिंग नहीं, क्लास है। सही है, तो एक तरीका ये भी होता है क्लास नेम यहाँ पे। अब क्लास नेम से मैं जो चीज़ ऐड करूंगा ना यहाँ पे, ये यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, मैं कंसोल हटाता हूँ यहाँ से। ये भी क्या आई थिंक ओवर आईडी करता है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ माई न्यू क्लास, ये भी आई थिंक ओवरराइड करता है। देखा, ओवरराइड किया इसने भी। सही है, ये भी ओवरराइड ही करता है आपका क्लास नेम। अब ऐसा नहीं कि ये काम नहीं आते, कहीं आप बोलोगे तो बेकार चीज़ है। ऑब्वियसली बात है कि सब पुरानी क्लास सारी पुरानी क्लास को रिमूव कर दिया, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका जो है ना यही काम आ रहा होता है। वो सिनेरियो क्या है वो आप जैसे जैसे काम करोगे आपको पता लगता रहेगा। तो कितनी दफ़ा लिखोगे बैठ के इसको? अब हो सकता है किसी, अब आप लोग जब बूटस्ट्रैप पढ़ते हो, बूटस्ट्रैप पे जिसने भी काम किया है, कोई है जिसने बूटस्ट्रैप पे कभी काम किया है थोड़ी बहुत? कितनी क्लासेस होती है वहाँ पे एक एलिमेंट के ऊपर? भाई 50 क्लासेस होती हैं। पेज देके दूसरी क्लास का नाम लिख देते HTML। तो इसके आगे अगर बात वही है ना कि 50 दफ़ा लिखोगे बैठ के चीज़ों को। बात तो यही है भाई, तो एक ही लाइन में भी 50 दफ़ा लिखना पड़ेगा ना, बात तो ये लिखना तो पड़ेगा। तो भाई इसके लिए एक ऑल्टरनेट आया, फिर वो ऑल्टरनेट क्या था जिसका नाम था क्लास लिस्ट।
देखें एक बात ये याद रखिएगा, सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट ये जर्नल है, जर्नल एट्रीब्यूट्स के लिए, सिर्फ क्लास और आईडी के लिए नहीं बने हुए। ये इससे क्लास ऐड हो रही है, आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो इसकी एट्रीब्यूट के लिए। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास लिस्ट या क्लास नेम, ये स्पेसिफिक बने ही क्लास के लिए हैं, ये स्पेसिफिक बने ही आपकी क्लास के लिए हैं सिर्फ। सही है, तो अब मुझे यही काम करना है भाई, मुझे तो क्लास ऐड करवानी है अपनी ये वाली यूएल क्लास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बाकी क्लास भी रहे अपने पास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट के बजाय यूज करूंगा क्लास लिस्ट। अब इसके बाद ना दो मेथड आपको मिलते हैं, वैसे मिलते तो बहुत सारे लेकिन काम के दो होते हैं, एक होता है ऐड, एक होता है रिमूव। ऐड क्या करेगा, कोई क्लास ऐड करेगा। रिमूव क्या मतलब, आप कोई क्लास रिमूव भी करवा सकते हो इससे। मैं एक क्लास ऐड करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी क्लास मुझे ऐड करवानी है इसके ऊपर, ये करवानी यूएल क्लास। मैं यहाँ आता हूँ, मैंने ऐड करवा दी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्लासेस ना ओवर राइट नहीं होंगी, ये सारी क्लास जो थी वो अपनी जगह पर है, एंड में आकर यूआई क्लास बस आखिर में ऐड हो गया इसमें, ठीक है। अब जो भी इससे आप ऐड करवाएंगे ना, ये ओवरराइट नहीं करेगा बल्कि अपेंड वाला काम करेगा। जो चीजें लिखी हैं वो लिखी रहेंगी, उसके आगे एंड में जाके अपनी क्लास ऐड करवा देगा। क्लियर है, तो यहाँ स्टाइलिंग क्यों नहीं आई, लेकिन स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, कमेंट कर रही क्या चीज कमेंट कर दी, डायनामिक क्लास टू। कौन सी डायनेमिक क्लास, ये नहीं नहीं वो तो ऐड तो हो गई ना यहाँ पे, यूएल क्लास अच्छा लग रही क्लास, ओके मैंने यूएल के लिए लगाई ना भाई, कंटेनर पे लगा रहा हूँ। यही तो मैंने यूएल की नहीं बनाई थी ना यहाँ पे, तो इसलिए ये इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। मैं काम करता हूँ, एक और नहीं बनाया, बहरहाल आपको मैं दिखा दिया क्लास ऐड हो रही है। कंटेनर में असल में कुछ पड़ा हुआ नहीं ना अभी यहाँ पे, इस वजह से वो नहीं दिखा पा रहा है। अगर मैं कंटेनर में कुछ रख दूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, इतना तो आपको पता होगा कि क्यों स्टाइलिंग नहीं आ रही, कंटेनर में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। जब खाली है तो क्या कलर वलर आएगा। मैं कहाँ पे कुछ जाके कुछ ऐड वैड करूँ, यहाँ पे जाके मैं कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मुझे दिखेगा मीन्स कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ था नहीं, इस वजह से मुझे वो अप्लाई नहीं हो। लेकिन क्लास देखें, स्पेक चेक किया कर, इस पर कहीं भरोसा नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन को छोड़ दें, आप यहाँ से देखा करें स्पेक, स्पेक कंसोल, यहाँ से आप चीज़ों को डिबग करें आप, ठीक है। क्योंकि आप यूज़र थोड़ी है, ये तो यूज़र देखता है, डेवलपर नहीं देखता कभी, डेवलपर ये चीज़ें देखता है सारी, यहाँ से कोड को पढ़ता है वो। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल। अब भाई मैं अगर चाह रहा हूँ रिमूव करना, तो ऐसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अभी की ऐड हो गई है यहाँ पे क्लास, मैं चाह रहा हूँ मैं इस क्लास को रिमूव कर दूँ, अरे बल्कि इसको नहीं, किसी और क्लास को रिमूव करवाते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये जो पेरेंट डिव है इसको हटाऊँ यहाँ से, ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको, मैंने कहा भाई इस क्लास को रिमूव कर। देखें यार डॉट नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ क्लास लिस्ट, आपको पता है क्लास लिस्ट किसके लिए बना है, क्लास के लिए बना है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट वगैरह आप नहीं दोगे, वो बाय डिफॉल्ट जो आप दोगे वो क्लास ही होगी। देखिए गायब हो गया यहाँ से, पेरेंट डिव गायब हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से क्लास लिस्ट आपका यहाँ पे यूज होता है। स्ट्रिंग उठा रहा है या आपको बाय, ये क्लास ले रहा है अब, क्योंकि ये बना ही क्लास के लिए है सिर्फ। सही है, कोई सवाल यहां तक किसी का। तो भाई ये था आपका क्लास लिस्ट। अब हमने अभी तक ये देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या कर रही थी। अच्छा एक और चीज होती है टॉगल के नाम से, आप वाली बात, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ये क्या करता है बेसिकली, ये ना अभी आपको समझ में इतना अच्छा आएगा नहीं। उसकी वजह क्या है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड ने क्या किया, क्लास ऐड करवा दी, खत्म। रिमूव ने क्या किया, रिमूव करवा दी। अब अगर मैं यही काम बार बार करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं एक क्लिक करूं क्लास आए, एक दोबारा उस पर क्लिक करूं क्लास हट जाए, फिर क्लिक करूं आ जाए, फिर हट जाऊं हट जाए, ये होता है टॉगल। इसके लिए आपको इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे पहले, कि एक बटन पे मैं अगर बार बार क्लिक करके ना फिर एक क्लास को टॉगल क्लास भिजवाऊंगा हटवाऊंगा। अब भाई मुझे तो याद नहीं रहेगा, आप लोग की जिम्मेदारी है कि जब इवेंट्स का टॉपिक शुरू हो तो कोई एक मुझे याद दिला देना कैसा टॉगल पढ़ा दें, वहां पे बताऊंगा ना तो वो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा कि वहां पे आप इवेंट्स पढ़ लोगे। अभी एक इवेंट से बगैर ये समझना आपको आएगा भी नहीं कि क्या काम है। इवेंट्स में देखूंगा, या तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करवाऊं, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट करवाना है, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर आपके ना इवेंट्स यूज होंगे, कि हम बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, इन सब के लिए आपको इवेंट्स आते हैं। पहले इवेंट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि इवेंट्स के बगैर तो प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा आपका।
अब ES5 से कोई चक्कर नहीं है। ES5 और 6 का जो मसला था ना वो सिर्फ यहाँ था, इसके अपेंड के अंदर और इनर HTML के अंदर बस। इवेंट्स नहीं हो पाएंगे आज, इवेंट ज़्यादा है। पूरी मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास में हो जाए इवेंट्स, ताकि हमारा डे सेव हो जाए। इंशाल्लाह एक क्लास में हो जाएंगे। इवेंट 2 क्लास का टॉपिक है, इवेंट ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे जो कि हमें नॉर्मली यूज़ करने होते हैं, और जो यूज़ होते हैं बस वो देखेंगे, हम सारे ही देखेंगे। इसके अंदर तो बहुत सारे आपको इवेंट मिलेंगे, लेकिन इतने इवेंट हमने पढ़ने नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गया सब कुछ यहाँ तक। अब एक और चीज़, ये ज़रा वहाँ लगाना चाहोगे, लगाओ लगाओ लगाओ, सही है सही है। अब अभी तक हमने क्या देखा, डॉम पढ़ के हमें ये समझ में आया कि भाई जावास्क्रिप्ट के पास क्या पावर है कि वो HTML को कंट्रोल कर सकती है। यही समझ में आया ना कि हमने पढ़ के कि भाई हमारी HTML की फाइल में कुछ भी लिखा हो, इट डजेंट मैटर, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं, जब दिल चाहे उसको बदल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको। अभी तक ना, अभी हमने क्या देखा है, चीज़ों को चेंज करना सीखा है जावास्क्रिप्ट में। HTML की मैंने एक चीज़ लिखी है, उसको मैंने कोई रिमूव करके दूसरी चीज़ वहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे हमने रिमूव करना नहीं सीखा अभी तक। मतलब एक चीज़ है, मैं उसको बिल्कुल डॉम से हटा दूँ यहाँ से, हम वो काम भी कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट रिमूव करने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ये डॉम है यहाँ पे, अभी ये इस वक्त डॉम की ये कंडीशन है भाई, ये H1 मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इस H1 को चेंज कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, इसको रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव की मैंने अभी तक पढ़ा है, आपको रिमूव कैसे करते हैं, अभी तक रिमूव नहीं सीखा हमने। यहाँ पे हमने ऐड करना सीख लिया, हमने उसको अपडेट करना सीख लिया, हमने इसके ऊपर क्लास भिजवाना सीख लिया, कोई एट्रीब्यूट गेट करना सीख लिया, कुछ भिजवाना सीख लिया, ये सारे काम सीख लिए। इसको सिरे से अगर मैं डॉम से हटाना हो तो मैं वो काम कैसे करूंगा, वो अभी तक हमने नहीं सीखा है। वो काम कैसे होता है वो भी हम डॉम की मदद से करते हैं। किस तरह, मैं सबसे पहले जिसको आपने रिमूव करवाना है उसको उठाया अपने पास, जैसे मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ, रिमूव। ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ES5 कह लें इसको आप। ES5 में इसको यूज करते थे। अभी भी कभी कभी जब हमारा कोई, हमें कहीं फंस जाते हैं, बग वग के अंदर कोई ऐसा आ जाता है कि फिर हमें इसकी नीड पड़ती है, वैसे इसकी नॉर्मली नीड पड़ती नहीं है। और भी दूसरे तरीके बहुत सारे आ गए हैं इसकी वजह से काम हो जाता है, लेकिन ये बताया था कि मुझे रिसेंटली भी इसकी नीड पड़ गई थी एक काम के अंदर, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये मैं कि इसकी आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ओल्ड जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, पुरानी जावास्क्रिप्ट में होता था ये। किस तरह, सबसे पहले आप इसको उठाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे भाई कॉन्स्ट न्यू हेडिंग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या है मेरे पास, ये जिसको आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं आप उसको उठाएं, सीधा सीधा जो आप वेरिएबल है यहाँ पे जिसमें आपने स्टोर कराया हुआ है। सही है। इसके आगे एक फंक्शन आता है डॉट रिमूव, इस फंक्शन को बस कॉल कर दें, बस खत्म। सेव किया मैंने, ये आ रहा है H1 अभी। मैं रिलोड करता हूँ पेज, दिख रहा है आपको H1 गायब हो गया। सही है। अब ये अगर इस काम को मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ काम। ये मैं ये चीज़ यहाँ लगा लूँ सीधा सीधा आके, कोड सेव हो गया आपका, बस इस एक लाइन में उड़ भी रहा है और रिमूव भी हो रहा है। ये भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ये गया यहाँ से। सही है। कुछ भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना, हमारे लिए क्लास है। जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आप सेट एट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके लिए वो एट्रीब्यूट है, उसके लिए एक ID क्लास सब एक प्लेन टेक्स्ट की हैसियत रखते हैं। हमारे लिए एक क्लास और ID है, उसके लिए क्लास ID एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, बताओ कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि अभी तो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के पास क्या पावर है कि भाई HTML को कंट्रोल कर सकती है। HTML में कुछ भी लिखा हो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ HTML की पावर नहीं है, जावास्क्रिप्ट के बाद आपकी CSS की पावर भी है। आप CSS से कुछ भी अप्लाई कर दो, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरी CSS को अपडेट कर सकता हूँ। किस तरीके से भाई, फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पे, ये हेलो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे, मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ पे कोई क्लास, इसकी ID मैंने क्लास इसकी मैंने, चलें ID ले लें। वैसे ये सही प्रैक्टिस तो नहीं है, ID से स्टाइल करना, मैंने बताया था इसके बारे में आपको। ID से स्टाइलिंग करना सही प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको मैं टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पकड़ा यहाँ पे इसकी ID से, सही है।
और मैंने यहाँ पे इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक्वा दे दिया मैंने, सही है, ये अप्लाई भी हो गया इस पर। सीएसएस में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, लेकिन अब मैं इस कलर को बिना सीएसएस के अंदर जाए चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। कैसे भाई? जावास्क्रिप्ट के पास वो पावर है कि वो पूरी वेब को कंट्रोल कर सकती है अपने पास से, जावास्क्रिप्ट से। अब अगर मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ पे एक मैं हेडिंग डालता हूँ, CSS मॉडिफिकेशन जावास्क्रिप्ट, सही है। किस तरीके से होता है वो काम? आपने जिसके ऊपर भी चेंजिंग करनी है आप पहले उसको गेट करें। हर चीज में मैंने आपको बताया पहला स्टेप, बिल्कुल डॉम पढ़ा रहा था, पहला स्टेप क्या होता है? गेट करना है, कि जो भी आपने करना है पहले एक्सेस करना है, अपने उसको एक्सेस करो। डॉम सेलेक्टर, डॉम सेलेक्टर कहते हैं। तो भाई मुझे किसको एक्सेस करना है? ये हेलो वर्ल्ड है ना, नहीं हेलो जावास्क्रिप्ट है, ये रहा। तो भाई मैंने इसको इसकी आईडी से उठाया, यहाँ पे कॉपी करी मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट, अच्छा ये मैं वेरिएबल स्टोर करवा रहा हूँ आपके लिए, आप ना ही करा, आप अगर नहीं चाह रहे स्टोर करना आप ना करवाएं, एक ही लाइन में काम कर लें, ये वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये 6 में रिमूव करने के हम दूसरे तरीके हैं, वो जब हम टू डू अपनी करंट ऐप बनाएंगे ना, वहाँ पे देखिएगा हम एरे के यूज़ करते हैं। एरे का पॉप पढ़ा है आपने? हम इस एलिमेंट को एक एरे बनाता है। अब मॉडर्न तरीके से काम करते हैं हम, एरे ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कोई भी टेक्स्ट होगा हम उसको एरे बनाएंगे, उस पर सारे एरे के मेथड अप्लाई करेंगे, सब कुछ फिल्टर करने के बाद दोबारा से उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट में और फिर रेंडर करवा देंगे। इस तरह काम करते हैं, ये ओल्ड तरीका है रिमूव करवाने का। ऑब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे, भी ऑब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से उठाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आ गया हेडिंग 1, सही है। आई थिंक हेडिंग उठा चुका हूँ दोबारा मैं कहीं ऊपर, ये रहा, सही है। चेक करते हैं भाई पहले ये चीज़ गेट हुई है नहीं हुई है। हो गई गेट। अब हमारे पास मुझे इसको, इसका क्या करना है? मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या कुछ भी सीएस का काम आपने करना है। आपने कोई भी सीएस का काम करना है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आती है डॉट स्टाइल, डॉट स्टाइल से भी चले जाओ, डॉट स्टाइल से भी जा सकता, डायरेक्ट चले जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब स्टाइल के बाद मैं लगाऊंगा ना डॉट, अब यहां पे मैं अपनी पूरी सीएस लिख सकता हूं कुछ भी, लेकिन एक यहां पे इश्यू है। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है ये जो केस होता है ना डैश वाला, ये अलाउ नहीं होता। अब जितनी भी चीजें सीएस की इनमें डैश आ रहा है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, या बैकग्राउंड डैश इमेज, फॉन्ट डैश साइज, इस तरह जितनी भी डैश वाली चीज है, इसे कहते हैं कबाब केस। बताया था मैंने पहले बात, एक कबाब केस कहलाता है। तो हम इन तमाम चीजों को, इनमें डैश आ रहा है, उनको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कैमल केस के अंदर। जावास्क्रिप्ट को कैमल केस सपोर्ट करती है, तो वो सारी चीजें जिनके अंदर डैश है वो क्या बन जाएंगी यहाँ पे आके? कैमल केस। बस इतना सा काम है। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने एक्वा दिया है वहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेड कर दूँ। मैं कैसे करूँगा? BACK, देखें यहाँ पे आपको दे भी रहा ऑप्शन, ये बैकग्राउंड कलर कैमल केस में। भाई क्या करना है? इक्वल टू, और जो भी आगे वैल्यू दोगे वो एक स्ट्रिंग में दोगे यहाँ पे। फिर मैं नंबर भी दूंगा ना, अगर यहाँ पे जैसे वहाँ पे मैं 22 पिक्सल देता स्ट्रिंग, जैसे सीएस के अंदर मुझे किसी को फॉन्ट साइज देना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे देता था 22 पिक्सल। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये भी किस में दोगे आप? स्ट्रिंग के अंदर। मैंने दिया भाई इसका बैकग्राउंड कलर रेड, सही है, ये आ रहा है यहाँ पे रेड हो गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ सीएस का, यहाँ पे मैं कोई इमेज भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज भी मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं बोलूँगा भाई हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज क्या कर दो भाई? 300 पिक्सल, 30 पिक्सल। सही हुआ नहीं आई थिंक, सही है, ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। अब पूरी सीरीज को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। आप ऐसे लिखना होगा आपको, यहाँ पे ऐसे लिखता हो, लेकिन हमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं है इस चीज़ की। बहुत कम सिनेरियो होता है कि हमें यहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी आपको ऐसी एक एक करके ही लिखना पड़ेगा। जैसे सीएस के अंदर है ना, आप एक एलिमेंट को पकड़ के मल्टीपल काम करवा दो, यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते आप, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक एक लाइन के अंदर सिंगल ही। तो ये इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएस भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सवाल? तो भाई ये था आपका डॉम,
जिससे आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया भाई, तीनों हम दोनों चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं डॉम से। तो इतना था यहाँ पे डॉम आपका। वो ये मॉडिफाई है ना, स्टार्ट हुआ होगा ना कहीं, ये रहा, ये बताया गया मॉडिफाई का कोड है सारा। कल को कोड देखो तो समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए डाली ये चीज़ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। इसकी एक और अच्छी प्रैक्टिस होती है, जितना भी कोड है ना आपका यहाँ पे, जैसे कि ये बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं लोग इंडस्ट्री में कोड समझने के लिए, क्या इजी टू अंडरस्टैंड है। जितना भी कोड मुझे पता है सारा मॉडिफाई का कोड है। मैं करूँगा, उसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ कर दिया टैप प्रेस, इसके बाद फ़ायदा क्या होगा? अच्छा यहाँ हो नहीं रही, वरना डिप बंद हो जाती है आपकी ये। इससे फ़र्क पता लगता है कि भाई ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक ना, ये इससे रिलेटेड है, मॉडिफायर से रिलेटेड। कोड मिक्सअप नहीं होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ जा जाके। आप सिंपल यहाँ पे आओगे, आपको लेना चाहिए मॉडिफायर कोड का, आप सिंपल यहाँ पे आओगे, लिखोगे यहाँ पे आके मॉडिफायर, और यहाँ पे आपका कोड मिल जाएगा कहाँ। असल में ना ये एक डिप बन गई यहाँ पे, ये डिप बंद हो जाती है, लेकिन अभी बंद नहीं हो रही क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारे कमेंट्स लगाए हैं ना, इस वजह से, वरना अगर कमेंट हटा दूंगा सारे तो ये डिप बंद हो जाएगी यहाँ। अरे भाई हो जाएगी, एरर आएंगे बहुत सारे। ये इसकी वजह से बंद नहीं होगा, एरर्स आ रहे हैं ना। अब करके देखिएगा बंद हो जाएगी डिफ। भाई मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, कंसोल, ये 3 कंसोल लगाए मैंने यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे दोबारा। अच्छा अभी हो नहीं रही, लेकिन बंद हो जाती है खैर, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। पता नहीं, आप चेक करिएगा, लेकिन आपके पास ना डिफ बंद हो जाती है जब आप किसी भी चीज़ पे टैब इस तरह प्रेस करेंगे ना, वो एक पूरा ब्लॉक बन जाता है, बंद हो जाता है, एरो बना हुआ आता है और डिफ आपकी बंद हो जाती है। मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, शायद एक्सटेंशन वगैरह का मसला है क्या है, लेकिन आप अपने पास चेक करिएगा हो जाएगी। एक मसला और लग रहा है मुझे, ये तो इसकी वजह से नहीं हो रहा। नहीं पता नहीं क्या मसला है, लेकिन बहरहाल करेंगे तो आप हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो डिफ बंद हो जाएगी ब्लॉक की तरह। भाई ये था आपका डॉम। कोई सवाल किसी का, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ओल्ड लेक्चर के हवाले से, पुराना जो लेक्चर था उसके हवाले से कोई चीज़ सवाल हो तो पूछ लें। डॉम आज मैं डॉम पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो जो भी डॉम के अंदर मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लें मुझसे भी।